मोदी जी ने धारा 370 को माफ। चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। जो 20 साल में नहीं दिए अब अगला 5 साल में कहां से देंगे? टप्पू और अप्पू के नाम पर ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, ये बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। प्राइम न्यूज पर आप देखें प्राइम एजेंडा। बाहुबली बिहार, चुनाव है सरकार। जी हां, बिहार विधानसभा 2025 के पहले चरण का चुनावी रण अब पूरी तरह से तैयार है। कुल 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा, जहां 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा वोटर्स, 1314 उम्मीदवार, जिनमें 122 महिला प्रत्याशी शामिल हैं, उनके भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। यह चरण इसलिए भी अहम है क्योंकि नीतीश मंत्री परिषद के लगभग आधे मंत्रियों के प्रदर्शन का इम्तिहान इसी फेज में होना है। इससे पहले फेज के दोनों प्रमुख गठबंधनों के लिए सियासी दिशा तय करने वाला चरण माना जा रहा है, क्योंकि यहां एनडीए और बनाम इंडिया गठबंधन का सीधा और बराबरी का टकराव होता दिख रहा है। पहले फेज की 122 सीटों पर महागठबंधन में आरजेडी 72, कांग्रेस 24 और लेफ्ट दल 14 सीटों पर मैदान में है। एनडीए की बात करें तो जेडीयू 57, बीजेपी 48, एलजेपी रामविलास 13, आरएलएम 2, हम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। बीते विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि इन 121 सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा था। उस चुनाव में महागठबंधन ने 61 सीटें तो वहीं एनडीए ने 59 सीटें जीती थी। आरजेडी ने सर्वाधिक 42 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 32 और जेडीयू को 27 सीटें मिली थी। इससे पहले कि हम प्राइम एजेंडा में डिबेट की शुरुआत करें, प्रतिक्रियाएं आपके लिए। जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया, वे कौन लोग थे? जिन लोगों ने बिहार के अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। वे कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के व्यापारी और उद्यमियों के सामने सुरक्षा का भीषण संकट खड़ा कर दिया? कौन लोग थे जिन्होंने बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया था? ये वही लोग हैं। बहनों और भाइयों, आज बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आज महागठबंधन बना करके फिर से ठगी की अपनी दुकान खोल करके चुनाव के बहाने आपके बीच में आए हैं। इनको फिर से आने नहीं देना है, आने नहीं देना है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे इस बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं, नीतीश जी ने हमारे बिहार प्रदेश के लिए बहुत काम किए। जब जब नीतीश जी और बीजेपी एक साथ, जब तक नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी एक साथ सरकार चलाया, बिहार का परिवर्तन हुआ। बिहार में जंगल राज से सुशासन का व्यवस्था आई। आपका जो लोन है, आपका जो कर्ज है, कभी माफ नहीं होता, लेकिन बड़े बड़े सेठों का, अंबानी जी का, अडानी जी का लाखों करोड़ का लोन माफ होता है। ये मोदी जी का साम्राज्य है, जिसमें जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था थी, जो मजबूत थी, जिससे आईएएस ऑफिसर जाते थे पूरे देश में, आईपीएस, आईएफएस, आज ठप हो चुकी है। ये कोई नई चीज नहीं है। अब आपको अपना वोट भी बचाना है, वोट डालना भी है। सुनने में आ रहा है बिहार में ये भी कहा जा रहा है घर में रहना, वोट डालने मत आना। यूपी में भी यही किया था। इसलिए जहां वोट अपना बचाना है, वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए वोट डालना जरूरी है, वोट न कट पाए उसके लिए तैयार रहना है। बिहार के लोगों से एक ही अपील करेंगे, जो पिछले 3 साल आपको रास्ता बताया गया है कि आपने जाति पर वोट देकर देख लिया, आपने हिंदू मुसलमान बनकर वोट देकर देख लिया, आपने नाली गली अनाज के लिए वोट देकर देख लिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट देकर देख लिया,
मोदी, लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर के लिए वोट देके देख लिया। अब एक बार अपने बच्चों के लिए वोट करो, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट करो। इस बात के लिए वोट करो कि 14 तारीख के बाद से किसी के बच्चे को 10-12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुन ली। कल अहम दिन है, पहले फेज की वोटिंग है, 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और ये जो पहला फेज है सेंट्रल बिहार यानी बीच का जो बिहार का इलाका है वहां पर ये वोटिंग होनी और बहुत क्रूशियल है एनडीए के लिए भी और महागठबंधन के लिए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है वहां की सियासत के डिस्कशन के लिए। स्वागत कीजिए आलोक वत्स साहब का, नेता है बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। के त्रिपाठी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। त्रिपाठी साहब बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद सिन्हा जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। हेमंत कुमार जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहला सवाल मैं के त्रिपाठी जी से करूंगा। त्रिपाठी जी, कल बहुत क्रूशियल दिन है और पहले फेज की वोटिंग 121 सीटों पर होने वाली है। सेंट्रल बिहार के जिन सीटों पर वोट हो रहे हैं वहां पर आरजेडी भी कमोबेश बहुत मजबूत स्थिति में है। स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए अमित जी, स्ट्रेटजी हमारी ये है कि गठबंधन जो इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, इंडी गठबंधन, वो गठबंधन तेल और पानी जैसा है। उसमें दोनों अलग अलग, आरजेडी और कांग्रेस दोनों अलग अलग दिखाई पड़े। एक तो गठबंधन पे सवाल है, दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल अमित जी आपने किया है कि जो घोषणा पत्र है वो सामूहिक, एनडी गठबंधन का सामूहिक घोषणा पत्र नहीं है। उसमें सिर्फ एक चेहरा है और एक व्यक्ति का नाम है। ये सबसे बड़ी कमजोरी उस गठबंधन की है। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल बिहार का है, जो वहां पे महिलाएं सबसे ज्यादा मतदान देती हैं। अगर पिछले चुनाव के आंकड़े को आप देखिए तो माननीय नीतीश कुमार ने महिलाओं का 2006 में 50% आरक्षण उन्होंने उसमें दिया, क्या कहते हैं, पंचायत राज। 33% आरक्षण दिया शिक्षा में, और महिलाओं के पूरे प्रदेश के कहने से उन्होंने जो है एक नशाबंदी का या शराबबंदी का जो रोक लगाई, और तमाम महिलाओं के घरों में बिजली, नल से जल और योजनाएं जो है, ज्यादा से ज्यादा योजनाएं, पक्का मकान उनको। तो ये जो महिलाओं के बीच, और इसके पहले एक चीज और अभी जी बताना चाहता हूं, जब भी वो मंत्री थे देश में, कृषि मंत्री रहे या रेल मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा योजनाओं जो लागू की या जो उनका फंड आता था, जो उनकी निधि होती थी, वो ज्यादातर महिलाओं के हॉस्टल के, महिलाओं के लिए कार्यक्रम के लिए। और आते ही उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया वहां को लाने, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, कि सबको पोशाक और सबको साइकिल की। आज जो महिलाएं जाकर के, आपकी पुलिस में 33% आरक्षण पा करके उसमें तो सारी महिलाएं सशक्तिकरण हो गया है। तो इस तरीके का जो काम किया है, तो ये हमारा एक लक्ष्य है कि हमको सबसे ज्यादा महिलाएं वोट देती है। आधी आबादी का वोट अगर आंकड़ा देखें तो 54% हमको 2010 में मिला है, 59% हमको 2015 में मिला है, और लगभग 60% 2020 में महिलाओं का वोट। और सबसे ज्यादा जब वोट गिरता है, जब वोटिंग होती है, तो उसमें महिलाओं का वोट माननीय नीतीश कुमार के ऊपर विश्वास है। और वो एक ऐसे एक मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ कोई इनकम्बेंसी नहीं है। आज भी आप जाइए तो माननीय नीतीश कुमार को कोई उनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। इवन आरजेडी के लोग भी नीतीश कुमार को बुरा नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका चेहरा, उनका कुर्ता, उनका काम, उनका सुशासन, वो सब सामने आ जाता है। इसलिए वहां की जनता को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। माननीय नीतीश कुमार का एक वचन होता था, वो हमेशा कहते थे कि हमारा काम बोलता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े इश्तहार दिए जाते थे, और देश के तमाम मुख्यमंत्रियों का आप देखिए तो सारे अखबारों में तेलंगाना का यहाँ इश्तहार छप जाता है, कर्नाटक का इश्तहार यहाँ छप जाता है, पंजाब का इश्तहार यहाँ छप जाता है, दिल्ली का इश्तहार यहाँ छप जाता है, लेकिन पटना का इश्तहार, माननीय नीतीश कुमार का इश्तहार किसी अखबार में आप देखेंगे नहीं। और वो कहते हमेशा कि हमारा न्याय के साथ विकास है। हमने अति दलित, अति पिछड़ा, जितने भी लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमने काम किया है। वो काम ही हमारा सबसे बड़ा प्रमाण है, और उस काम के कारण ही उनको एक सुशासन बाबू का खिताब भी मिला उत्तर बिहार में। और ये एक बहुत बड़ा तमगा है, और उस औरा का, उस व्यक्तित्व का कोई चेहरा ना तो कांग्रेस के पास है आज की तारीख में, ना ही आरजेडी के पास है, किसी के पास उस चेहरा नहीं है
वो चरित्र नहीं है, वो नीति नहीं है, वो राजनीतिक की समझ नहीं है। इसलिए जो विश्वास जनता ने पैदा किया माननीय नीतीश कुमार ने, अभी पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में आप देखिए उठा करके आंकड़ों को, तो हम 72 सीटों पर आगे हैं। विधानसभा की 72 सीटों पर लीड कर रहे हैं, जेडीयू लीड कर रही है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम चुनाव जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं, और हम सरकार बनाएंगे आने वाले 14 तारीख को। ये जेडीयू का एक संकल्प है। ठीक है, इससे पहले कि मैं विपक्ष के पास जाऊं, कांग्रेस प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा भी मेरे साथ जुड़ गए। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। आलोक वत्स, मुझे एक बात बताइए, सेंट्रल बिहार की जो सीटें हैं कमोबेश, हालांकि बीजेपी के खाते में और जेडीयू के खाते में सीटें ज़्यादा ज़रूर रही हैं, लेकिन आरजेडी ने बहुत बेस्टन सीट्स हैं और वहाँ पर बहुत हैवीली फाइट आरजेडी ने किया था। डेटा ये कहते हैं कि इस बार अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगर वोट परसेंटेज की मैं बात करूँ, आलोक वत्स, आप देखिए कि वोट परसेंटाइल में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। एनडीए को 37% वोट था और महागठबंधन को 37.23, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। यानी अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आप दोनों लोगों के लिए। आलोक वत्स, देखिए अमित जी, आपका कहना सही है कि जिस इलाके में कल वोटिंग होने जा रही है उसमें एनडीए वर्सेस महागठबंधन की बैटल नेक टू नेक है, लेकिन हमें अपने किए हुए कार्यों पर विश्वास है, हमारी जन कल्याणकारी नीतियों पर विश्वास है, जो जनता को जिसका भरपूर लाभ मिल रहा है। तो जनता ने ये मन बना लिया है, एक सरकार जिसने हमें डिलीवर किया है, जो बिहार को आगे ले जाने की कवायद में दिन रात जुटी हुई है, जो स्कैम फ्री सरकार है, हमें उसको लेके ही आगे चलना है। राइट सर। सीटों की ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन सरकार अंतोगत्वा एनडीए की ही बनेगी। नहीं, आपने जो समअप किया है कि अंत तो कहता सरकार आपकी बनेगी। आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं प्रमोद सिन्हा जी। देखिए, सेंट्रल बिहार और नॉर्थ और साउथ बिहार को अगर छोड़ दें तो सेंट्रल बिहार में बहुत मजबूत आप लड़े थे। कांग्रेस को तो मैं काउंट नहीं करता कि कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा 2020 में और उससे पहले के चुनावों में भी, और सेंट्रल बिहार में कमोबेश सीटें बहुत ज़्यादा कांग्रेस की नहीं आई हैं। लेकिन आरजेडी एज अ पार्टी आपने बहुत हैवीली फाइट किया था लास्ट 2020 के विधानसभा चुनाव में। इस बार थोड़ा सा पोलराइजेशन ज़्यादा लग रहा है वोटों का, क्या कहेंगे आप? देखिए अमित जी, आपने बात जब 2020 की आपने कहा है तो 2020 में मात्र 0.03% यानी यस एग्जैक्टली 37% दोनों का वोट शेयर है सर, मात्र अंतर था। और जिसके कारण बिल्कुल, और जिसके कारण हम लोग सरकार नहीं बना पाए, या कुछ सीटें इन लोगों ने शासनादेश के बल पर जीतने का काम किया, तब इनकी सरकार बनी। एक बात आप समझिए। दूसरी बात, अभी का जो माहौल है ना, आपके भी रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पे होंगे और इस चुनाव को कवरेज कर रहे होंगे, तो आपको भी फीडबैक मिल रहा होगा। जी। आज बिहार की जनता बदलाव चाह रही है और बिहार में परिवर्तन की आंधी बह रही है। परिवर्तन जो है सिर्फ सरकार बदलने की नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की आंधी बह रही है। और बिहार की जन भावना और जनता के जनविश्वास के प्रतीक हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही। और लगातार हमारे नेता क्या कह रहे हैं, बिहार की जनता के जन सरोकार के मुद्दे पर ही वो बात कर रहे हैं। राइट। आप देखिए ना, हमारे नेता पूरे चुनाव में आप देख लीजिए, आप अगर महागठबंधन की बात करेंगे तो हमारे नेता ने क्या कहा, हम आएंगे एजुकेशन सिटी देंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देंगे, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री देंगे, हम आएंगे तो जूट मिल खोलवाएंगे, शुगर मिल खोलवाएंगे, हम आएंगे तो सरकारी नौकरी देंगे, हम आएंगे तो जो संविदा कर्मी हैं उनको भी अस्थायी करने का काम करेंगे, जीविका दीदी को 30,000 रुपया प्रतिमंथ करने का काम करेंगे, टेक्सटाइल पार्क, आईटी पार्क, ये सब डाटा सेंटर, ये सब चीजें मैं लाने की बात हमारे नेता कहते हैं। वो कहते हैं कि जो पलायन करके जो लोग चले गए हैं, चाहे मेघा शक्ति का पलायन की बात हो, चाहे श्रम शक्ति के पलायन की बात हो, हम उनको यहीं पे व्यवस्थित करेंगे। जो छात्र यहाँ से दूसरे राज्य जाते हैं, जो शिक्षक यहीं के दूसरे राज्य में पढ़ाने जाते हैं, उनको मैं यही व्यवस्थित करूंगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देने का काम करूंगा। तो एक तो चीज है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है। दूसरा, आप देख लीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार प्रचार के लिए आते हैं, ये दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री आते हैं, क्या कहते हैं, कट्टा, कनपट्टी, करप्शन,
क्रूरता, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते आ रहे। इनको बतलाना चाहिए ना, बिहार में 20 सालों से इनकी सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ये 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है। इन्होंने बिहार को क्या दिया है? एक रुई का कारखाना या एक सुई का कारखाना देने का काम किया है क्या? महिलाओं की अभी बात कर रहे थे, बिहार की 65% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, उनको संतुलित आहार तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। देखिए कैसी व्यवस्था इन लोगों ने बनाने का काम किया है। आप देखिए ना, लॉ एंड ऑर्डर पे बिहार जो है दूसरे नंबर पे है, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। अभी मोकामा में जो घटना घटी और घटना के बाद फिर घटना घटी, जो उसके अलावा उसके बाद जो है केंद्रीय मंत्री वहां जाते हैं और क्या कहते हैं कि देखो उन लोगों को घर से निकलने नहीं देना है, उन लोगों को घर में ही पैक कर देना है, वोट देने नहीं जाने देना है। तो इस प्रकार अगर केंद्रीय मंत्री का अगर इस प्रकार का बयान आता है तो इससे बेशर्म और चीजें क्या हो सकती है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो ये आप समझ लिए बिहार में बदलाव होना तय है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है। बिहार में पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। ठीक है प्रमोद जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। हेमंत भाई मुझे एक बात बताइए, पिछली बार आप लोग बहुत हैविली सीटों पे लड़े, 19-20 सीटें आपकी आई। इस बार थोड़ा सा हवा थोड़ा विपरीत लग रही है, आरजेडी के खिलाफ हवा नहीं लग रही है। कांग्रेस की सीटों को लेकर जो फ्रेंडली फाइट के नाम पर आमने सामने 10-12 सीटों आप थे, 2 सीटों पर आपने कैंडिडेट वापस ले लिए, 10 सीटें अभी भी हैं। इसके अलावा जो कोर मुस्लिम वोट बैंक है, हेमंत भाई मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, जो मुस्लिम कोर वोट बैंक है वो बहुत क्रूशियल है आपके लिए भी और आरजेडी के लिए भी। सीमांचल वाला इलाका देख लीजिए, सेंट्रल बिहार में हालांकि कमोबेश इतना मुस्लिम बहुल इलाके बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट फेज उसमें राजपूत, ब्राह्मण, बनिया और जो भुइंहार जाति के लोग हैं उनका वोट बैंक ज़्यादा है सेंट्रल बिहार में जो इस बार इलेक्शन हो रहा है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक बहुत क्रूशियल आपके लिए है। वक्फ बिल का चाहे मसला रहा हो, चाहे और भी अलहदा मसला रहा हो, आप कैसे देख रहे हैं? फर्स्ट फेज में 121 सीटों पर कल वोटिंग होने जा रही है, कांग्रेस का क्या देख रहे हैं आप स्थिति वहां पर? आपका एनालिसिस क्या है? अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये जो जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और भाजपा वाले हैं, मैं उनका जवाब दे दूं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बाकी प्रवक्ताओं की तरह ये भी कुछ झूठ सूच बोलकर चले जाते हैं। नीतीश कुमार का एडवर्टाइजमेंट अगर देखना है तो पिछले 1 महीने से उठा के देख लीजिए, 15 दिन तक लगातार 10-10 पेज पे फुल पेज का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, क्या क्या दिए हैं। तो ये तो पहला झूठ इनका पकड़ा गया। नल जल योजना दी है, जिसका घोटाला का ऑडिट होना शुरू हुआ, आग लग गया। अभी 2 दिन पहले मेट्रो के ऑफिस में आग लग गया, कुछ दिन बाद पुल के ऑफिस में आग लगेगा, क्योंकि ये घोटाले छिपा रहे हैं। और भाजपा क्या है, आप देख लीजिए कि अनंत सिंह जाके बोलते हैं मोकामा में कि हर एक आदमी, सॉरी ललन सिंह, कि हर एक आदमी अनंत सिंह बन जाए। ये क्या दर्शाना चाहते हैं? ये वही आरएसएस वाले नाथूराम गोडसे के पूजा करने वाले के लोग हैं जो इस तरह का पहले से भी करते आए हैं। जो 2005 के पहले का बात करते हैं ना, यही लोग थे जो गरीब दलित पिछड़े को नहीं जाने देते थे बुद्ध तक। आज भी वो झलक दिख रहा है। तो आप कहते हैं कि विकास कर रहे हैं और काम की बात कर रहे हैं। मैं भाजपा प्रवक्ता से बताना चाह रहा हूँ, पूरा देश यहाँ बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, जो मंत्री गिनिए कहाँ है भाई बिहार में? 8-10 मुख्यमंत्री बैठे हुए और चर्चा क्या कर रहे हैं? 2005 के पहले वो आता था, वो फिर आ जाएगा। इसके अलावा कभी उन्होंने बताया कि क्या काम किया है 20 साल में, या क्या उनका रोड मैप है? तो ये तो साफ झलक रहा है कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और पूरी तरह खौफ में पड़े हुए हैं। किस तरह पकड़ पकड़ के कैंडिडेट को बैठा रहे हैं इनके अमित शाह यहाँ पे, वो सबको पता है। अब आइए आपके सवाल पे, कांग्रेस क्यों हारी थी? आज आपको दिख गया होगा कर्नाटका का जो चित्र राहुल गांधी ने दिखाया था, हरियाणा का दिखा दिया। चोर लोग जो है किस तरह चोरी करता है और किस तरह एक सबूत के साथ किया। अमित जी आप इस पर डिबेट नहीं करेंगे? मैं इस पर डिबेट कर चुका हूँ, 5 बजे इस पर डिबेट कर चुका हूँ हेमंत जी। आई हैव ऑलरेडी डन डिबेट एट 5 ऑन दिस टॉपिक, ऑलरेडी डन सर। हाँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि अगर चोरी नहीं होता, ये जो डेटा दिखा रहे हैं, जो आपको पूरा लिस्ट दिखा रहे हैं, राहुल गांधी के घर से बना के लाए हैं, इलेक्शन कमीशन का डेटा है। भाई मुझे एक बात बताइए, अगर वोट चोरी करनी थी तो आरजेडी के हिस्से की चोरी क्यों नहीं की बीजेपी ने?
आप ही के हिस्से से चुराया। वोट शेयर बता रहे हैं कि 0.23% यानी आधे % से कम का फर्क था। आरजेडी प्रदेश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट विनिंग पार्टी थी। सरकार बनी नहीं बनी, लेकिन आरजेडी सबसे मजबूती से लड़ी, सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई। तो क्या राहुल गांधी की पार्टी से बीजेपी को दिक्कत है? काटना था तो कांग्रेस की काटे, तो आरजेडी की भी सीट काटनी चाहिए थी। वोट चोरी उनकी भी होनी चाहिए थी, खाली आप ही की वोट चोरी की बीजेपी ने। हाँ, हाँ, अगर नहीं होता ना तो हरियाणा भी हारते, कर्नाटक भी हारते, बिहार ये नैरेटिव समझ में नहीं आता मुझे हेमंत कुमार जी। हाँ, आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। अगर हम कंप्लेन करने गए कि मेरे घर कल चोर आया था, एसी उठा के ले गया, तो आप आइएगा कई बार कुर्सी तो बचा हुआ है, ऐसे बोल रहे चोरी हो गई। अरे उनको मौका मिला चोरी करने का, जहाँ नहीं कर पाए वहाँ हम लोग आराम से निकल गए। अच्छा, तो जिस सीटें पे जो आप 60 सीटों पर लड़े थे, बीजेपी ने वहीं चोरी की, बाकी आरजेडी को उन्होंने सपोर्ट कर दिया, कि आरजेडी जीत के निकल जाए। 243 सीट पे लड़े थे, आज भी 243 पे लड़ रहे हैं, और उसमें चोरी करने का मौका मिल गया। बाकी जगह इतना हैवी वोट पड़ा इनके खिलाफ, वो चोरी नहीं कर पाए, और इस बार यही होने वाला है। आप देख लीजिए ना, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, हाथरस के बारे में नहीं बताते हैं, टेली के बारे में नहीं बताते कि कैसे किस तरह चढ़ा दिया था पब्लिक पे। तो बात वहां का करें ना, अपने एरिया का। यहाँ पे आके वो अब शब्द बोलते हैं, ये झलकाता है। घंटा बजाने वाले को, मंदिर में घंटा बजाने वाले को सत्ता नहीं देना चाहिए, उनको घंटे ही बजाने देना चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। त्रिपाठी जी मुझे एक बात बताइए। हेमंत जी, पॉइंट टेकन, आई अग्री, आई एम टेकिंग योर पॉइंट सर, आई एम अग्री। त्रिपाठी जी मुझे एक बात बताइए, ये अब बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से ये सवाल आना चाहिए था, लेकिन मैं सवाल कर रहा हूं, ये एक खींच है, हार का डर है, ये क्या है? क्योंकि अगर बिहार में चुनाव हुआ था तो आरजेडी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी थी एनडीए की, अकेले सबसे बड़ी पार्टी थी। मुझे लगता है कांग्रेस की जरूरत भी नहीं पड़ती आरजेडी को, क्योंकि आरजेडी अपने आप में बहुत मजबूत थी। कांग्रेस लड़ी, नुकसान आरजेडी को सीटों के रूप में उठाना पड़ा। कांग्रेस कम सीटों पर लड़ी होती तो आरजेडी ज्यादा सीटें लेकर आती। ये हर कोई जानता है, पॉलिटिकल पंडित जानते हैं, आरजेडी के नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है। अब ये देखिए हेमंत कुमार जी का नया नैरेटिव, पॉलिटिकल वेंडेटा, कि भाई सिर्फ कांग्रेस की सीटें और वोट चोरी कांग्रेस की कर पाए, आरजेडी की नहीं कर पाए। आरजेडी क्या दोस्त थी बीजेपी की और जेडीयू की? अगर चुराना था तो आरजेडी का भी चुराना चाहिए था ना, सिर्फ कांग्रेस का आप लोग चुरा रहे हैं, ये गलत बात है ना। कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं आप लोग, हरियाणा से लेके मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेके दक्षिण भारत। आपकी दुश्मन सिर्फ कांग्रेस है क्या? अमित जी, ये जो चोरी का सवाल उठा रहे हैं, ये SIR का मुद्दा देखिए 14 दिन चला है। आपने भी देखा, और गायब हो गया, चलाया और गायब हो गया बिल्कुल। और आपने खूब चलाया, पूरे देश में चलाया कि ऐसा हाइड्रोजन बम तोड़ दूंगा कि पूरा देश तबाह हो जाएगा। और हाइड्रोजन बम वो फुस हो गया, जैसे गांव में चिटपुटिया आती है, मिर्ची बम। उसके बाद उसी मंच से, उसी मंच से अमित जी, जिस मंच पे चर्चा हो रही थी, कान में क्या कहा गया है? राहुल जी के कान में कहा है तेजस्वी जी ने कि भाई यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात करिए, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, वोट चोरी यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। इन समस्याओं पे आप मुद्दों पे बात करिए, वोट चोरी नहीं हुई। और देखिए अभी आपने क्या नैरेटिव दिया, 37 पॉइंट समथिंग, मतलब आधे फीसदी से कम का फर्क है त्रिपाठी जी, दिस इज मैसिव। आप बताइए। हाँ, कितना अच्छा। और दूसरी चीज अमित जी, हमारे साथ तो चूंकि पासवान जी के जो थे उसके कारण हमारा जो सीटें कम हुई हैं, लेकिन हमने भी उस लड़ाई को बड़े शिद्दत से लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल। और अभी देखिए दूसरे पार्लियामेंट के चुनाव में हमने 72 सीटों पे किया, लेकिन कांग्रेस जो नैरेटिव सेट करती है उस पे कंसिस्टेंसी नहीं है। राहुल गांधी जब तक रहेंगे, मैं आपके चैनल से कहने में कोई गुरेज नहीं रखूंगा, जब तक राहुल हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कोई कुछ नहीं होगा। वो आते ही उसको चुनाव को कहां ले जाके खड़ा कर देते हैं। अगर कंसिस्टेंसी होती तो SIR मुद्दे पर ये चुनाव लड़ते, लेकिन SIR का मुद्दा खुश हो गया। अब कह रहे हैं कि बेरोजगारी, शिक्षा और ऐसे सबसे पलायनवाद पे बात कर रहे हैं। जहां तक मैं कह रहा हूं, अभी आज ही डीएम के दफ्तर से दिखाया गया, सारी महिलाएं आपके चुनाव को कंट्रोल कर रही हैं।
मतलब ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ी चीज है सशक्तिकरण की। इंटायर जो जितना चुनाव है वो कंट्रोल रूम में सारी महिलाएं ही बैठी हैं, एक पुरुष बैठा हुआ, अभी न्यूज 24 ने दिखाया है। ये बिहार की सशक्तिकरण है। त्रिपाठी जी, और जब तक महिलाएं हैं, जब तक महिलाओं का वोट आरजेडी के पास कुमार का जो विश्वास, मैं आपके पास आ रहा हूं, स्टे विद मी, आई एम कमिंग। जो विश्वास हासिल किया है माननीय नीतीश कुमार ने, जो विश्वास दिया है महिलाओं के बीच में, अभी उसका कोई इनके पास उसका कोई अस्त्र नहीं है। और जब तक ये गठबंधन महागठबंधन रहेगा तब तक एनडीए की जीत वहां सुनिश्चित होगी। मैं आपके चैनल से आज भी कह रहा हूं, आज ही रिजल्ट बता रहा हूं कि सरकार 14 को बुलाइएगा। मैं आपसे चैलेंज करके कहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार ही दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बहुत बढ़िया, आई विश यू द सेम सर। और मैं तो आरजेडी को भी बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि सरकार उनकी बन जाए। मैं तो कांग्रेस को भी शुभकामनाएं दूंगा, मैं बीजेपी को भी शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन एक बड़ी कांग्रेस तो उतना लड़ी नहीं रही ना सर, कांग्रेस तो लड़ी नहीं रही है। कांग्रेस तो 60 सीटों पे है। ठीक है हेमंत भाई, मुझे एक बात बताइए हेमंत भाई, देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार की पिछलग्गू पार्टी है, उसका तो कोई वो तो पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि आरजेडी के कंधे पे चढ़कर कांग्रेस बैतरणी पार करना चाहती है। वैसे यहाँ सापा ये बात हेमंत भाई स्वीकार भले ना करें, ये बात हेमंत भाई स्वीकार न करें, ठीक है मैं प्रमोद जी के पास जा रहा हूँ। प्रमोद भाई हेमंत भाई प्रमोद जी I'll come to you, हेमंत जी I'll come to you, just stay with me, I'll come to you। प्रमोद सिन्हा, एक बहुत क्रूशियल मैंडेट है कल जो फर्स्ट फेज में वोटिंग होने जा रही है। एक बात मैं समझना चाह रहा हूँ, आप पार्टी के कोर को समझते हैं। आरजेडी का कोर जो वोटर है वो SC ST OBC और मुस्लिम वोट बैंक बहुत हैवीली वोट करता है आपके लिए बिहार में जब भी चुनाव होते हैं। और मेरे पास डेटा है, ये डेटा कहता है हेमंत भाई कि 76% मुसलमानों ने आपको वोट किया है और करीब सिर्फ 5% मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने एनडीए को वोट किया है। एलजेपी के खाते में 2% सीटें गई। अदर्स की बात करें तो 17% मुसलमानों ने, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो ऐसे लड़ रहे हैं उनके लिए किया। लेकिन 76% मुसलमान आरजेडी को मतलब महागठबंधन को वोट करते हैं, बहुत मैसिव है। लेकिन इस बार थोड़ा सा लोचा हो रहा है क्योंकि सीमांचल में ओवैसी साहब ने एंट्री कर ली है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो जेडीयू में चले गए, बहुत सारे आपके जो कैंडिडेट थे उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, कुछ का नामांकन भी रद्द हो गया। ये मुस्लिम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सिन्हा साहब, इसे कैसे वो करेंगे, कोरिलेट कर पाएंगे? क्योंकि इस बार ओवैसी साहब नुकसान तो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अमित जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। मैं भी चाह रहा था कि इस पर बात हो। आपने उसके पहले कांग्रेस के प्रवक्ता से ये बातें पूछने का काम किया था, तो मैं आपको बतला देता हूँ। देखिए सबसे बड़ा सवाल क्या है ना कि राष्ट्रीय जनता दल हो या महागठबंधन, आप महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग और सीट शेयरिंग से लेकर के जो प्रत्याशियों का चयन और प्रत्याशियों की जो भागीदारी दी गई है, ऐसे ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z की बात नहीं करते। A to Z का समावेशन समायोजन जो है प्रत्याशियों को जो हम लोगों ने दिया है 243 सीट पर, और आप राष्ट्रीय जनता दल का देख लीजिए जो 143 सीट पर दिया गया है, उसमें सभी समाज के लोगों का भागीदारी है। आप जिस वर्ग पर आपने कहने का काम किया, जो मुस्लिम समाज से है या माइनॉरिटी समाज से जिस पर आप बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि सबसे अधिक हम लोगों ने उम्मीदवारी देने का काम किया। आप अगर एनडीए में आप चले जाए तो 4-5 सीटों पर ही उन लोगों ने देने का काम किया है। तो ये महत्वपूर्ण है ना, कहाँ है? आपसे ज्यादा जनसुराज ने दिया ना प्रमोद भाई, आपसे ज्यादा तो जनसुराज ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट दिया है। आपके कोर वोटर मुस्लिम है, लेकिन आपसे ज्यादा सीटें टिकट तो उन्होंने बांटे हैं मुसलमानों को। अमित जी मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जब आप एनडीए और महागठबंधन की बात आप जब कर रहे हैं तो आप इसका तुलनात्मक कर लीजिए ना। एनडीए ने तो पूरा साफ ही कर दिया है ना, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता जो है समाज के सभी वर्गों के साथ है। और राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है ना, वो सामाजिक न्याय के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता के साथ और समाज के सभी वर्गों पर जब केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार कुठाराघात करने का काम करती है, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के तमाम दल फ्रंट पर सामने नजर आते हैं। चाहे वो वक्फ का मामला हो, चाहे किसानों के सम्मान की बात हो, चाहे आप SC ST की बात कर लीजिए, अति पिछड़ा की बात कर लीजिए, या किसी अन्य वर्ग समाज की बात कर लीजिए, चाहे छात्र युवा नौजवान किसान की बात कर लीजिए, अगर उनका जो मुद्दा होता है उस पर राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन फ्रंट पे रहती है, सड़क से लेकर सदन तक अपनी बातों को उठाने का काम करती है।
तो ये कहीं ठीक कोई है प्रमोद भाई, बात साथ नहीं है। में और एक ब्रेक के बिहार लिए जा रहा हूं, आलोक वत्स के पास जाऊंगा मैं। आलोक वत्स, मुझे एक बात बताइए, आपकी और जेडीयू की जोड़ी बिहार में कमोबेश काम क्या कर रही है? मेरी बात, जी प्रमोद, अपनी बात पूरी कर बातें लीजिए। ठीक है प्रमोद बात पूरी कर लीजिए। मैं आता हूं आलोक वत्स, देखिए आपके पास आप, आता हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जब आप जन स्वराज या अन्य पार्टियों की जब बात करते हैं तो ये बिहार की जनता से आप पूछ लीजिए, बिहार की जनता बता देगी ये भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है। उसका मकसद क्या है वो सबको पता है। तो इसलिए उन सब चीजों में नहीं जाना है। बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया है। बिहार की जनता इस बार जो है अपने हक हकूक की बात करने जा रही है, और पलायन, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों से निजात पाने के लिए इस बार वोट करना जा रही है। और बिहार की जनता इस बार अपने लिए सरकार बनाने जा रही है, ये आप समझ लीजिए। पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बिहार की जनता बनाने जा रही है। हाँ, लेकिन के त्रिपाठी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बी टीम है उनकी। वो कह रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस जहां जहां रहेगी एनडीए बीजेपी का बहुत फायदा होगा। वो किसी भी प्रदेश में राहुल गांधी जाए, बीजेपी की जीत प्रशस्त कर देते हैं वो। अभी बिहार में 3 नंबर की पार्टी बनकर के उभरे हैं। अभी बड़ा चिराग पासवान जी का कह रहे थे कि उनके चलते हमारी यह स्थिति हो गई। इस बार पता नहीं 3 से 4 या 5, 6 कहां पर जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। और मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि 14 तारीख को जब मत परिणाम आएंगे तो हम लोग बैठेंगे और अपार बहुमत से महागठबंधन की सही इस बार। ठीक है, आलोक वत्स मेरे साथ हैं क्या? इसी विथ अस आलोक वत्स, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, ठीक है। हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। ठीक है आलोक जी, एक बड़ी विडंबना यह भी है कि आपकी सरकार लगातार, आप लोग दावा करते हैं कि सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में, लेकिन जिस तरह की स्थिति मोकामा में जो हालात बने, उसके बाद पटना में दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर गोली मार दी जाती है, बड़े बड़े कारोबारियों की हत्या हो रही है, शराब बिक्री दरवाजे दरवाजे पर हो रही है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ख़राब है, शराब चूहे पी जाते हैं, जो पुल है वो उन्हें चूहा ख़राब कर देता है, पुल गिर जाते हैं। तो कमोबेश आपकी सरकार में भी, जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, उसका भी जो रिकॉर्ड बहुत कोई क्लीन चिट वाला रिकॉर्ड नहीं है। यू डोंट हैव अ क्लीन रिकॉर्ड। और यही बात है कि जो महागठबंधन लगातार डिबेट में जब चर्चा करता हूं तो वो भी ये सारी बातें गिनाते हैं। जो आप 90 के दशक के जंगल राज की बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि बीजेपी ने कौन सा बहुत बड़ा तोप चला ली, उनके राज में भी हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल खराब है, शराबबंदी के नाम पर शराब बंद कर दी गई, अवैध शराब बिक रहे, लोग पी के उनकी आंखें खराब हो रही हैं, कई लोग मर गए, हजारों की तादाद में लोग प्रभावित हुए हैं, और अभी भी डिलीवरी दरवाजे दरवाजे पर हो रही है बिहार में शराब की। तो ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और कैसा कंट्रोल है ये बिहार पर? आलोक साहब। देखिए अमित जी, when you compare Lalu's regime of 15 years with this present regime, तो इसमें स्टार्किंगली डिफरेंस है। There was no road, electricity was almost gone, 100 पावर का बल्ब कैंडल के जैसा जलता था, there was no light was not powerful, वोल्टेज नहीं होता था, अपहरण एक उद्योग था, पलायन एक मजबूरी थी, व्यापार जगत के लोगों का राज्य छोड़ना एक मजबूरी बन गई थी। राइट सर। जो लोग छोटे मोटे कारोबार कर रहे थे वो सब भी पलायन हो, वहां से भाग लिए। खासकर वो लोग जो बिहार के बाहर से आकर यहाँ पर कोई रोजगार कर रहे थे। अपहरण फल फूल रहा था, और राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में एक बाहुबली का साम्राज्य था। रामाधार यादव, टिक्कर सिंह, अशोक सम्राट, शाहबुद्दीन साहब, शाहबुद्दीन, भिक्खू सिंह, मैं आ रहा हूँ ऐसे रोहन भाई, मुझे हेमंत जी के पास जाना, मैं आ रहा हूँ। ये ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट को एक अपराधी कंट्रोल कर रहा था, जिसका नेटवर्क पटना से जुड़ा हुआ था। अच्छा। त्राही कर रहे थे लोग, स्त्रियां बच्चियां शाम को निकलना तो बिल्कुल ही बंद कर चुकी। तो इस माहौल से अगर आप कंपेयर करेंगे नीतीश कुमार की सरकार को, देयर इज रोड, देयर इज इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ाई हो रही है नियत समय पे, लॉ एंड ऑर्डर इज मच बेटर। ठीक है, आलोक वत्स, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ बीइंग बेटर। आलोक वत्स जी, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ बीइंग बेटर।
लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, मतलब उनके टाइम में 10 हत्या होती थी, मेरे में 5 हो रही है। दिस इज ऑल्सो नॉट गुड कंपैरिजन, राइट? ये भी तो एक अच्छा कंपैरिजन नहीं है ना। वी स्टिल हैव टू गो फर्दर, इसको मैं बेहिचक मानता हूं। यू हैव नॉट रीच द स्पेस कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लॉट हैज टू बी डन, माइल्स हैव टू बी कॉन्कर्ड। और अब जो माहौल बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके का ले हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स हैव स्टार्टेड कमिंग टू बिहार। बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए अब अपनी पहल कर चुके हैं। और बिलीव मी, अगर वो सुनेंगे कि लालू यादव का या तेजस्वी यादव का रेजिम आ गया तो उल्टे पांव वो भाग जाएंगे वापिस। तो और कांग्रेस की कोई एंटिटी नहीं है बिहार में, ये कहने को अपने बड़े बड़े नेता उतार लें। हेमंत जी, मुझे कांग्रेस के पास जाना है, अभी मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, और मुझे अभी आपके पास नहीं आऊंगा, हेमंत जी के पास जाना। हाँ नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी है अमित जी कि अभी तक इनका डिस्ट्रिक्ट में कार्यकारिणी तक का गठन नहीं हुआ है। चलिए, लेट्स टेक आंसर फ्रॉम कांग्रेस ओनली। ठीक है आलोक भाई, ठीक है। हेमंत कुमार जी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को वो काउंट नहीं करते, कांग्रेस की राजनीति बिहार में नहीं है, कांग्रेस का नेता नहीं बन पाया है। और त्रिपाठी जी तो ये भी कह रहे हैं कांग्रेस लड़ कहां रही है, कहां है कांग्रेस बिहार में? मतलब आपके औचित्य पर, आपके एग्जिस्टेंस पर सवाल है बिहार में। अरे कौन बोल रहा है अमित जी? इसमें फर्क होता है ना, ये आदमी को पता नहीं है, एनसीआर का डेटा इनको पता नहीं है। इतने दिन से बैठे हुए हैं, 100 वाट का बल्ब जलता था, अब एलईडी जलता है। इनको इतना भी अक्ल नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी का होता है। नीतीश कुमार ने किए हैं, नीतीश कुमार महंगा बिजली खरीद के महंगा बेचे हैं, लूट रहे हैं बिहार की जनता को। और यह बात करेंगे आज आप उल्लास पांडे, अगर मैं नाम ना करूं जिनको इन्होंने टिकट दिया, नीतीश कुमार का ही देन है कि पेरोल पे आनंद सिंह को बाहर निकाले थे लोकसभा में और ललन सिंह को जितवाया था, और वही ललन सिंह आज आनंद सिंह के लिए काम कर रहे हैं। तो ये कहने की बात है, नैरेटिव एक्सेप्ट कर दिया गया है। जिस तरह का गुंडा राज और रेप का बात करते, दलित महिला, गरीब महिला को रेप होता है, पटना ला जाती है, उसको एक बेड नहीं मिलता है। एक बच्चियां एग्जाम देने गई, बेहोश होकर गिर गई, उसको एम्बुलेंस में रेप होता है, पैर में कील ठोका मिलता है। तो चर्चा बात करेंगे तो इनका पोल खुल जाएगा। और नीतीश कुमार की बात करते हैं, वैसे करप्ट मुख्यमंत्री कोई नहीं है, अगर मैं गिनाना करूं ना दिन भर लग जाएगा। अब सुनिए, बात कांग्रेस का है, हम लोग एक टीम वर्क है। महागठबंधन में एक करप्शन गिना दीजिए नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार का एक करप्शन गिना दीजिए। अरे एक करप्शन गिना दीजिए नीतीश कुमार का। आप 3 दिन ले रहे थे, मैं कह रहा हूँ एक करप्शन गिना दीजिए। घोटाला किसका है बताइए? 70,000 करोड़ कौन किया है? ऋषि सिन्हा कौन है? ऋषि सिन्हा कौन है? नीतीश कुमार का। पुल पे पुल दिए जा रहे हैं, कितना पुल गिर गया, चूहा खा गया, दारू पी गया। शर्म आता है? नीतीश कुमार की गलती, शर्म आना चाहिए, शर्म कीजिए आप लोग। आईएस ठाकुर से लेके सबको संरक्षण दिए हुए हैं। जितना अपराधी है आप नीतीश कुमार के साथ है। आनंद सिंह कौन है? बात मत कीजिए, आप सुनाइए। नीतीश कुमार का खोल लेंगे ना पुल। तो माजी को गाली देते थे, इस गधे को हम बना दिए, ये नीतीश कुमार के लाइफ में किस तरह गाली गलौज करते थे। और आज देखिए अमित जी, सच्चाई यही है, पिंक बस चल रहा है पटना में, एक अदद महिला ड्राइवर नहीं मिली इनको। बात करते हैं कि महिला को उठान किए, ये नीतीश कुमार को काला झंडा का ऑडियो दीजिए पीछे मारा गया। अब ये कांग्रेस सीट आपको 5-7 सीट जीत जाइएगा आरजेडी के पूरा देश उतार दिए राहुल गांधी के डर से। पूरा का पूरा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और सब मंत्री आके बैठा हुआ है यहाँ पे। आप सुनिए पहले। क्यों नहीं बैठेगा? हमारे दल के लोग हैं, क्यों नहीं बैठेंगे? अगर लड़ाई होगी तो हमारे पास जितने अस्त्र हैं सबका इस्तेमाल करेंगे। बैठ रहा है, कोई काम के लिए नहीं बैठा हुआ है। अब सुनिए अमित जी, हम लोग जो है ना, अगर आरजेडी 134 पे है तो आईपी गुप्ता का भी उतना ही महत्व है जो 3 सीट पे लड़ रहे हैं। तो टीम नेटवर्क होता है। मैं पहले भी चर्चा किया हूँ कि फील्डिंग करने का भी उतना ही महत्व है और सेंचुरी मारने वाले का भी उतना ही महत्व है। हम लोग अस्वस्थ है। और ये जो झूठी सरकार, जुमलेबाज सरकार, लूटने वाली सरकार, कितना सोना बिक गया उसके बारे में बोलेंगे मोदी जी। एक ट्रम्प आज तक बोलते हैं कि हमने विद्रोह रुकवा दिया। 4 आतंकी कहाँ से आ गया आज तक नहीं बोलेंगे। रफेल कहाँ गायब हो गया नहीं बोलेंगे। और अब मोदी का बात करते हैं जो आके कट्टा करप्शन और किस पे बात कर रहे हैं। तो इसलिए अब चर्चा छोड़ दीजिए। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कहाँ लड़ना है नहीं लड़ना है, किसके साथ युद्ध है, और पूरी तरह स्वस्थ है।
हमारे एक नेता और एक तेजस्वी यादव, दो को संभालने के लिए आधा देश पटना में बैठा हुआ है। अब किस डर है, तभी तो किस बात का डर है उनको? बीजेपी तो ऐसे ही चोरी करती कर रहे है। हैं। एमपी और में भी चुनाव था तो भी बीजेपी का पूरा कैडर गया, यूपी में चुनाव था तो भी पूरा कैडर गया, छत्तीसगढ़ में चुनाव था तो भी बीजेपी का पूरा कैडर गया। योगी आदित्यनाथ तो गुजरात में भी कैंपेन करने गए थे, गुजरात विधानसभा में मैं वहां पर था, योगी आदित्यनाथ ने वहां पर 14 रैलियां की थी। वो तो कोई भी कहीं भी जाएगा। हेमंत भाई, ये क्या सवाल है कि डरे हुए हैं? अमित जी, स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा अगर किसी का है तो योगी आदित्यनाथ जी का है। जहां जहां जाते हो सीटें जीत जाते। आज के कैंडिडेट नॉमिनेशन के बाद बैठे हैं, कल भी बैठे हैं और आज भी बैठे हैं। हेमंत तो जी, ये साफ झलकता योगी है। आदित्यनाथ कर्नाटक में भी कैंपेन करने गए थे। वो दक्षिण भारत राज्य है, वहां हिंदी नहीं आती लोगों को। वहां भी योगी आदित्यनाथ रैली करके आए हैं, 5 रैलियां उन्होंने वहां भी की थी। तो आदमी जो कैडर है, उस कैडर के नेता तो जाएंगे देश में कहीं भी चुनाव। आप क्या डर गए हैं? तेजस्वी से इतना डर गए हैं कि योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये लोग वहां जा रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं तेजस्वी से। आप ये कह रहे हैं? एकदम दिख रहा है, दिख रहा है। पता चल गया बिहार में ठीक है। शराफत से चलिए, आपको ये समझ है तो आई रियली लाइक दिस कि आपको ऐसा लग रहा है। हाँ, जेडीयू प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, मैं आ रहा हूँ, त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रमोद भाई आरजेडी प्रवक्ता। हाँ जी, आरजेडी प्रवक्ता बोलिए। हाँ जी, अभी सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी पे कोई आरोप नहीं लगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक करके 33 घोटाला का आरोप लगाने का काम किए थे। शायद वो भारतीय जनता पार्टी जी, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन हम बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ आलोक वत्स भी हैं। आगे सारे गेस्ट दोबारा जुड़ गए पीसीआर। ठीक है। प्रमोद सिन्हा जी प्लीज कंटिन्यू। प्रमोद जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, के प्रवक्ता कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी पे कोई आरोप नहीं लगा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही 33 घोटाला का आरोप लगाने का काम किए थे और एक एक करके वो 33 घोटाले गिनाने का भी काम किए थे। सृजन से लेकर के एनआरएचएम से लेकर के दवा घोटाला, टेंडर घोटाला, 33 घोटाला बजाते उन्होंने नाम लेके बतलाया था। बात 2015 की है। आप लगातार आप उसके बाद देखिए ना, लगातार जो है अभी तो 71,000 करोड़ का जो कैग का रिपोर्ट आया है उसमें इन्होंने हिसाब किताब नहीं दिया, घोटाला करने का काम किया है। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी 62,000 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, वो आरके सिंह जी। तो ये सारे चीज हैं। जब और समझ लीजिए कि भारतीय जनता यहाँ जो बिहार में जो सरकार है और उनके मंत्रियों पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सवाल उठता है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, जांच करेगा तो करेगा कौन? अगर विपक्ष के नेता कोई रहते उन पर आरोप लग गया रहता, अब डर जो है सीबीआई, ईडी सब लग गए होते। लेकिन कौन करेगा भाई? 71,000 करोड़ का घोटाला कर लेंगे, चाहे 71 लाख करोड़ का घोटाला कर ले, क्या फर्क पड़ना है? यही तो बात है। अगर वो चले गए, जैसे 33 घोटाला का उन्होंने आरोप लगाया था, उनके साथ चले गए, उसके बाद तो वो पाक साफ हो गए। और देश में तो कई ऐसे उदाहरण हैं जो जिन पर कहते थे कि ये 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है, उनके साथ चले गए, उनको राज्य का उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी राज्य में मुख्यमंत्री बना देने का काम करते हैं। और अभी कह रहे थे कि जहां जहां योगी आदित्यनाथ जाते हैं जीत जाते हैं। अरे लोकसभा चुनाव का देख लीजिए ना, आप लोग कह रहे थे अयोध्या के दोनों सीट आप हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बनारस से कई राउंड तक पीछे चल रहे थे। ये हालात, और बिहार की मैं आपको बात बता दे रहा हूँ, बिहार में इस बार जो है इतना अधिक, मतलब आप लोगों की सीटें कहां कहां आएगी, 2-4 सीटें आ रही है कि नहीं आ रही है, इसकी भी गिनती कर लीजिए। शहरी सीटों पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोड शो किए थे विधानसभा चुनाव में 2-3 दिन पहले, 2 तारीख को। क्योंकि शहरी सीट जो पटना का सीट है, जो मानते थे ये लोग कि उस सीट पर तो हमारी जीत ही है, लेकिन ये सीट भी इस बार ये लोग हारने जा रहे हैं। इस बार जो है बिहार की जनता ने मन बना लिया है, वो चाहे किसी वर्ग समुदाय का लोग है, किसी धर्म समुदाय के लोग हैं, सारे लोग मिलजुल करके नए बिहार की परिकल्पना को आत्मसात करते हुए नए बिहार बनाने के लिए नई सरकार बनाने जा रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, के त्रिपाठी जी, अब ज़्यादा वक्त मेरे पास बचा नहीं, मैं चाह रहा हूं कि आप कंक्लूड करिए। कल के फेज के जो चुनाव है, 121 सीटों पर कल वोट डाले जा रहे हैं, कितना क्रूशल आपके लिए नंबर्स बताइए। हर बार मैं आपसे नंबर्स पूछता हूं,
फर्स्ट फेज में कितनी सीटें आ रही हैं एनडीए की, के त्रिपाठी? देखिए, एनडीए की सीटें हमारी लगभग 80 से ऊपर आएंगी। फर्स्ट फेज में 80? फर्स्ट फेज में 80 से ऊपर 100%। और दूसरा सवाल जहां तक आरजेडी के कह रहे थे, देखिए नीतीश कुमार कोई सजाए आफ्ता नहीं है। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है भाई। बिहार की जनता इतनी जागरूक है, जो बेजुबानों का चारा खा लिया। 23 साल की सजा हुई, लैंड स्कैप, नौकरी के बदले आपने लैंड लिखवा लिया, इससे छिपा हुआ है। कहां नीतीश कुमार, कहां लालू? अरे भाई, इसको सोचिए एक बार। वहां की जनता ने 20 साल अगर किसी को जनादेश दिया है, तो एक बार आईना उठा के देखिए। जिसका खुद घर शीशे का होता है, अमित जी, वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकता है। माननीय नीतीश कुमार का जो दामन है, उस पे इनके कहने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वहां की बिहार की जनता का जो आस्था, प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं, ऑडियो दीजिए प्लीज। पार्टी रहती है उसको जीतने का अमित जी, इस बार 2020 में तो किसने पार्टी बनने का इनको सौभाग्य मिला। राष्ट्रीय जनता दल 2015 में भी एक नंबर की पार्टी, 20 में भी एक नंबर की पार्टी, और 2024 में मत प्रतिशत के हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल एक नंबर की पार्टी रही है। और इस बार तय है, बिहार में अभी सपना आपको दिन में दिखाई पड़ रहा है। बिहार में निश्चित रूप से एनडीए की गवर्नमेंट आएगी। महिलाओं का वोट हमेशा ज्यादा मिला हुआ है, चाहे वो 2015 हो, चाहे 2020 हो, चाहे 2025। इसमें भी सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट मिलेगा। कल देखिए, और दिवस स्वप्न आप देख, प्रमोद सिन्हा जी नंबर्स, प्रमोद सिन्हा जी नंबर्स, प्रमोद सिन्हा जी नंबर्स बताइए, कितने फर्स्ट फेज में कितने नंबर? 2/3 के अधिक मतों। नहीं, फर्स्ट फेज में कितनी सीटें? फर्स्ट फेज में एनडीए 80 बता रही है, आपका क्या अंदाजा है? फर्स्ट फेज में कितनी सीटें? लगभग 100 सीटें आने जा रही है, 100 सीटें। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता हेमंत भाई, फर्स्ट फेज में कांग्रेस कितनी सीटें? 14 को फैसला करें। मैं तिवारी जी जो बोल रहे थे, मैं बता देता हूँ। नहीं, समय नहीं, नंबर्स मुझे रैप करना शो। हेमंत जी नंबर्स कांग्रेस की कितनी आएगी? हेमंत जी नंबर बताइए, नंबर। हम हेमंत जी नंबर्स 90 से 100 के बीच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। आलोक वजी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग ऑन द शो। इसके अलावा के त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।